हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से हिंदी उपन्यास का विकास इस सेक्शन को कंप्लीट से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। पिछली वीडियोस में हमने प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास से संबंधित प्रश्नों को देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के सेक्शन को देखने वाले हैं। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास से भी हमने सामाजिक और मानवतावादी उपन्यास को देख लिया था। आज का यह वीडियो केंद्रित होगा स्वच्छंदतावादी उपन्यास और प्रकृतवादी उपन्यास। ठीक है, ये दो सब टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्वच्छंदतावादी उपन्यास के अंतर्गत हम वृंदावन लाल वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ेंगे। वहीं प्रकृतवादी उपन्यास के अंतर्गत हम चतुरचंद शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन को पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है स्वच्छंदतावादी उपन्यास। हमने प्रेमचंदोत्तर युगीन हिंदी उपन्यास में 8 वर्गीकरण को देखा था, जिसमें पहला वर्गीकरण था सामाजिक एवं मानवतावादी, दूसरा वर्गीकरण है स्वच्छंदतावादी उपन्यास, तीसरा है प्रकृतवादी, व्यक्तिवादी, मनोविश्लेषणवादी, सामाजिक यथार्थवादी, ऐतिहासिक और आंचलिक। तो आज हम दूसरा जो इसका वर्गीकरण है स्वच्छंदतावादी उपन्यास, इसे देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्वच्छंदतावादी उपन्यास के अंतर्गत हमें पढ़ना है वृंदावन लाल वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्वच्छंदतावादी उपन्यास से संबंधित जो तथ्य हैं उनको हम प्रश्न के माध्यम से देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, स्वच्छंदतावादी उपन्यासों की रचना किस युग में अधिक हुई? ऑप्शन ए प्रेमचंद युग, ऑप्शन बी छायावादी युग, ऑप्शन सी प्रगतिवादी युग, ऑप्शन डी प्रयोगवादी युग। तो इसका सही उत्तर होगा छायावादी युग। स्वच्छंदतावादी उपन्यासों की रचना सबसे अधिक हुई है छायावाद युग में। ठीक है, तो ये एक तथ्य है जो हमें जानना था इसके संदर्भ में। ठीक है, तो अब रचनाकार के रचनाओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हैं रचनाकार वो हैं वृंदावन लाल वर्मा। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा के स्वच्छंदतावादी उपन्यास कौन से हैं? ऑप्शन ए गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, ऑप्शन बी अप्सरा अलका, ऑप्शन सी 3 वर्ष चित्रलेखा, ऑप्शन डी सभी सही हैं। तो वृंदावन लाल वर्मा के स्वच्छंदतावादी उपन्यास कौन कौन से हैं? सही उत्तर होगा ए गढ़कुंडार और दूसरा विराटा की पद्मिनी। एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो एक गढ़कुंडार, दूसरा विराटा की पद्मिनी, ये दोनों उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा के स्वच्छंदतावादी उपन्यास हैं। ठीक है, गढ़कुंडार का प्रकाशन वर्ष है 1929 और विराटा की पद्मिनी का प्रकाशन वर्ष है 1929। तो दोनों ही उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा के हैं और प्रकाशन वर्ष भी सेम है इनका, गढ़कुंडार और विराटा की पद्मिनी, ये दो उपन्यास स्वच्छंदतावादी उपन्यास हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निराला के स्वच्छंदतावादी उपन्यास कौन से नहीं हैं? ऑप्शन ए अप्सरा, ऑप्शन बी अलका, ऑप्शन सी प्रभावती, ऑप्शन डी गोदान। सही उत्तर क्या होगा? गोदान। ठीक है, तो निराला के स्वच्छंदतावादी उपन्यास कौन कौन से हैं? अप्सरा, अलका, प्रभावती। चूंकि हमने ये पढ़ लिया कि स्वच्छंदतावादी युग के जो अधिकांश उपन्यास है वो रचे गए हैं छायावाद युग में। ठीक है, तो अगर छायावाद युग के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे रचनाकार भी हैं छायावाद युग के जिन्होंने उपन्यास की भी रचना की। जैसे अगर हम निराला का व्यक्तित्व देखें तो एक कवि व्यक्तित्व तो हमारे सामने आता ही है, साथ ही वो एक उपन्यासकार के रूप में भी उनकी भूमिका है। ठीक है, तो उनके 3 उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती छायावाद युग में ही रचित हुए हैं। और चूँकि इसकी प्रवृत्ति स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति है, इसके कारण हम इस उपन्यास की चर्चा इस सेक्शन के अंतर्गत कर रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण जो हमारे लिए हैं वो वृंदावन लाल वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हैं, लेकिन छायावाद युग में इनकी रचना प्रकाशित हुई है, इसलिए हम इस संदर्भ में इन रचनाकारों को देख रहे हैं। ठीक है, तो निराला के 3 उपन्यास स्वच्छंदतावादी उपन्यास है, अप्सरा, अलका और प्रभावती। ठीक है, कुल 4 उपन्यास है निराला के अगर हम देखें तो अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 1936 और निरुपमा 1936। तो ये 4 उपन्यास निराला के स्वच्छंदतावादी उपन्यास हैं और इनका प्रकाशन छायावाद युग के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 1936 और निरुपमा 1936।
अगले रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध स्वतंत्रवादी उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए चित्रलेखा, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध स्वतंत्रवादी उपन्यास है दोनों सही हैं यानी चित्रलेखा और 3 वर्ष। तो भगवती चरण वर्मा का यह उपन्यास क्या है? स्वतंत्रवादी उपन्यास है। 3 वर्ष का प्रकाशन वर्ष 1936 है, चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष 1934 है। तो ये दोनों उपन्यास स्वतंत्रवादी उपन्यास के अंतर्गत आएंगे और इन दोनों के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा, 3 वर्ष और चित्रलेखा। अगला प्रश्न है उषा देवी मित्रा का प्रसिद्ध स्वतंत्रवादी उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए चित्रलेखा, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी प्रिया, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो उषा मित्रा का प्रसिद्ध स्वतंत्रवादी उपन्यास है प्रिया। ठीक है, तो प्रिया का अगर हम प्रकाशन वर्ष देखें तो प्रिया का प्रकाशन वर्ष है 1936। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आलोचकों ने स्वीकार किया है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, राधिका रमण प्रसाद सिंह, उपेन्द्र नाथ अश्क, अज्ञेय मनमथ नाथ गुप्त, रामेश्वर शुक्ल अंचल, लक्ष्मी नारायण लाल, धनवीर भारती आदि प्रेमचंदोत्तर लेखकों में भी यह प्रवृत्ति विद्यमान थी। यही नहीं, यशपाल और राहुल सांकृत्यायन जैसे मार्क्सवादी लेखकों में भी यह प्रवृत्ति लक्षित होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इन्हीं रचनाकारों के विषय में यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम हजारी प्रसाद द्विवेदी और वृंदावन लाल वर्मा के ही उपन्यासों को इस प्रवृत्ति के अनुरूप देखते हैं। बाकी जो रचनाकार हैं उनकी रचनाओं में भी यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। भले ही हम उसको उन सभी को इस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं रखते हैं क्योंकि उनमें अन्य प्रवृत्तियां भी पाई जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें स्वतंत्रवादी प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, तो उनकी रचनाओं में कहीं ना कहीं अंश मात्र कह सकते हैं या लेश मात्र कह सकते हैं स्वतंत्रवादी प्रवृत्ति दिखाई देती है। स्वतंत्रवादी उपन्यासकार में दूसरे जो रचनाकार हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इससे संबंधित पहला प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा में किस प्रकार के नायक की छवि प्रमुख रूप से उभरती है? ऑप्शन ए रूढ़िवादी नायक, ऑप्शन बी स्वच्छंद प्रवृत्ति का नायक, ऑप्शन सी केवल दार्शनिक नायक, ऑप्शन डी हास्य प्रधान नायक। तो अगर हम बाणभट्ट की आत्मकथा की बात करें तो इसमें जो नायक की छवि उभरती है वह स्वच्छंद प्रवृत्ति का नायक है। इसी कारण हम इस उपन्यास की चर्चा इस वर्गीकरण के अंतर्गत कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वच्छंद प्रवृत्ति का वह नायक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों की अगर हम बात करें तो बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, ये 3 उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष 1946 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको याद रखना है। पुनर्नवा का प्रकाशन वर्ष 1973 और अनामदास का पोथा का प्रकाशन वर्ष 1976। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, ये तीनों उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं और इनको स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में स्वच्छंदतावाद का कौन सा तत्व विशेष रूप से नहीं आता है? ठीक है, इस उपन्यास में स्वच्छंदतावाद का कौन सा तत्व नहीं दिखाई देता है? ऑप्शन ए कल्पना प्रियता, ऑप्शन बी भावावेग, ऑप्शन सी आदर्श प्रणय, ऑप्शन डी आदर्श यथार्थवादी आर्थिक संघर्ष। तो अगर हम देखें तो स्वतंत्रवाद का जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो सभी इसमें दिखाई देता है। जैसे कल्पना प्रियता दिखाई देती है, भावावेग दिखाई दे रहा है, आदर्श प्रणय दिखाई दे रहा है, लेकिन यथार्थवादी आर्थिक संघर्ष जो है यह स्वतंत्रवाद का तत्व नहीं है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में स्वतंत्रवाद के सभी तत्व विद्यमान हैं इसमें। वस्तुतः बाणभट्ट स्वयं स्वच्छंद प्रवृत्ति का नायक है। कल्पना प्रियता, भावावेग, आदर्श प्रणय, सौंदर्य प्रियता, प्रकृति प्रेम, रहस्य प्रियता, विचित्रता और अलौकिकता के समावेश से यह कृति स्वच्छंदतावाद के सभी विशेषताओं से युक्त हो गई है। तो इस कृति में जो स्वच्छंदतावादी तत्व हैं वो सभी मौजूद हैं, जिनमें कल्पना प्रियता है, भावावेग है, आदर्श प्रणय है, सौंदर्य प्रियता है, प्रकृति प्रेम है, रहस्य प्रियता है और अलौकिकता है। ठीक है, तो ये सभी तत्व इसमें इस उपन्यास में दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस उपन्यास में रानी चंद्रलेखा का जन्म अवैध प्रेम का परिणाम बताया गया है? ऑप्शन ए पुनर्नवा, ऑप्शन बी अनामदास का पोथा, ऑप्शन सी चारूचंद्रलेख, ऑप्शन डी बाणभट्ट की आत्मकथा। तो कौन से उपन्यास में रानी चंद्रलेखा का जन्म अवैध प्रेम का परिणाम दिखाई देता है? तो चारूचंद्रलेख में रानी चंद्रलेखा का जो जन्म है वो अवैध प्रेम का परिणाम दिखाई देता है।
अगला प्रश्न है, रानी चंद्रलेखा के जन्म का संबंध किन दो पात्रों के प्रेम से है? अभी हमने जान लिया कि वो अवैध प्रेम का परिणाम है, तो किनके प्रेम के कारण इनका जन्म होता है? ऑप्शन है गोपाल आर्यक और चंद्रा, ऑप्शन बी रैक्व ऋषि और जाबाला, ऑप्शन सी महाराज जैत्री चंद और राजकुमारी चंद्रप्रभा, ऑप्शन डी बाणभट्ट और मालती। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, महाराज जैत्री चंद और राजकुमारी चंद्रप्रभा के प्रेम के परिणाम के रूप में चंद्रलेखा का जन्म होता है। अगला प्रश्न है, चारु चंद्रलेख में मैना का महाराज सातवाहन के प्रति समर्पण किस रूप में देखा जाता है? ऑप्शन ए राजनीतिक दायित्व के रूप में, ऑप्शन बी वासना रहित समर्पण जो सामाजिक मर्यादा का अतिक्रमण है, ऑप्शन सी पारिवारिक कर्तव्य, ऑप्शन डी धार्मिक अनुष्ठान। सही उत्तर होगा बी, यानी चारु चंद्रलेख में मैना का महाराज सातवाहन के प्रति जो समर्पण है वह वासना रहित समर्पण है जो सामाजिक मर्यादा का अतिक्रमण है। चारु चंद्रलेख से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। चारु चंद्रलेख, जिसका प्रकाशन 1963 में हुआ है, में रोमांस प्रियता लक्षित होती है। इस उपन्यास में स्वयं रानी चंद्रलेखा का जन्म महाराज जैत्री चंद और राजकुमारी चंद्रप्रभा यानी परमर्दी देव की पुत्री के अवैध प्रेम से हुआ है। मैना का महाराज सातवाहन के प्रति वासना रहित समर्पण भी सामाजिक मर्यादा का अतिक्रमण करता है। तो यह जो उपन्यास है वह इन्हीं के रोमांस प्रियता पर लक्षित है। अगला प्रश्न है, पुनर्नवा उपन्यास में किस जोड़ी का प्रेम पूर्णतः रोमांटिक बताया गया है? ऑप्शन ए रैक्व और जाबाला, ऑप्शन बी गोपाल आर्यक और चंद्रा, ऑप्शन सी जैत्री चंद और चंद्रप्रभा, ऑप्शन डी बाणभट्ट और उर्वशी। तो पुनर्नवा में गोपाल आर्यक और चंद्रा का जो प्रेम है वो पूर्णतः रोमांटिक बताया गया है। अगला प्रश्न है, अनामदास का पोथा, जिसका प्रकाशन 1976 में है, रैक्व ऋषि और जाबाला का संबंध किस विशेषता के कारण महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए जातीय मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विवाह, ऑप्शन बी राजनीतिक गठबंधन को दिखाने वाला, ऑप्शन सी व्यापारिक साझेदारी, ऑप्शन डी गुरु शिष्य संबंध। अनामदास का पोथा में रैक्व ऋषि और जाबाला का संबंध दर्शाता है जातीय मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विवाह। ठीक है, तो तथ्य में भी यही है कि इन दोनों का विवाह जातीय मर्यादा का उल्लंघन करके कराया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के रोमानी झुकाव को सही ढंग से व्यक्त करता है? ऑप्शन ए वे केवल ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत करते हैं, ऑप्शन बी वे परंपरागत सामाजिक बंधनों को स्वीकारते हैं, ऑप्शन सी वे सामाजिक बंधनों को तोड़कर स्वच्छंद मानववादी जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हैं, ऑप्शन डी वे केवल दार्शनिक तर्कों तक सीमित रहते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, वे सामाजिक बंधनों को तोड़कर स्वच्छंद मानववादी जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी के उपन्यास में रोमांस प्रियता को किस रूप में देखा गया है? ऑप्शन ए मात्र सामाजिक दोष के रूप में, ऑप्शन बी मनुष्य की सहज प्रवृत्ति और सौंदर्य चेतना के रूप में, ऑप्शन सी केवल पश्चिमी प्रभाव के रूप में, ऑप्शन डी केवल साधु संतों का गुण। तो अगर हम देखें तो द्विवेदी जी के उपन्यास में जो रोमांस प्रियता है वह मनुष्य की सहज प्रवृत्ति और सौंदर्य चेतना का रूप है। अगला प्रश्न है, इन उपन्यासों में कलाकार के अतीत की ओर विचरण करने का एक प्रमुख कारण क्या रखा गया है? ऑप्शन ए आर्थिक समृद्धि, ऑप्शन बी युद्ध की अनिवार्यता, ऑप्शन सी वर्जनाओं के कारण मनः तुष्टि की खोज, ऑप्शन डी धार्मिक सुधार। तो सही उत्तर होगा सी, वर्जनाओं के कारण मनः तुष्टि की खोज ही अतीत की ओर विचरण करने का कारण रहा है। तथ्य देखें तो वर्जनाओं के घेरे में बंधी हुई कलाकारों की पीढ़ी कभी कभी सहसा विद्रोह करके स्वच्छंदता की धारा प्रवाहित कर देती है। वर्जनाओं के कारण ही कलाकार अतीत में विचरण करते हुए अपनी मनः तुष्टि करता है। युग जीवन में परिवर्तन के साथ सामाजिक वर्जनाओं में शिथिलता आने पर यह प्रवृत्ति स्पष्ट होकर मनोवैज्ञानिक यथार्थ और सामाजिक यथार्थ के अंतराल में प्रवाहित होने लगती है। तो ये जो स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का जो प्रभाव है या प्रवाह इस ओर बढ़ा है द्विवेदी जी का, तो वही किस कारण है? वर्जनाओं के कारण है। तो यहाँ हमारा स्वच्छंदतावादी उपन्यास वाला जो वर्गीकरण है वो समाप्त होता है। हम तीसरे वर्गीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। कुल 8 वर्गीकरण हैं। उन 8 वर्गीकरण में जो तीसरा वर्गीकरण है वो प्रकृतवादी उपन्यासों से संबंधित है। ठीक है, तो प्रकृतवादी उपन्यासों में हमें पढ़ना है चतुरसेन शास्त्री को, बेचन शर्मा उग्र को और ऋषभ चरण जैन को। प्रकृतवादी उपन्यास
कार जो चतुर्सेन शास्त्री हैं, इनका समय है 1891 से 1960। बीचन शर्मा उग्र का समय है 1900 से 1967। ऋषभ चरण जैन का समय है 1912 से 1985। ठीक है, अब प्रकृतवादी उपन्यास क्या होता है, इनसे संबंधित जो जानकारी है वो हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वो है, प्रकृतवादी उपन्यासों की परंपरा का सूत्रपात किस युग में हुआ है। पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग, तीसरा है प्रेमचंद युग, चौथा है स्वातंत्रोत्तर युग। प्रकृतवादी उपन्यासों की परंपरा का सूत्रपात किस युग में हुआ है? सही उत्तर होगा प्रेमचंद युग में प्रकृतवादी उपन्यासों की परंपरा का प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतवादी उपन्यासों में अग्रणी नहीं माने जाते हैं? ऑप्शन ए चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन बी पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन सी ऋषभ चरण जैन, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो प्रेमचंद प्रकृतवादी उपन्यासकार नहीं है, तो सही उत्तर होगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकृतवाद के अनुसार मनुष्य वैज्ञानिक दृष्टि से क्या है? एक सामाजिक प्राणी, ऑप्शन बी नैतिक प्राणी, ऑप्शन सी पशु, ऑप्शन डी चेतन प्राणी। तो प्रकृतवाद के अनुसार मनुष्य वैज्ञानिक दृष्टि से पशु है। ठीक है, प्रकृतवाद के अनुसार मनुष्य वैज्ञानिक दृष्टि से क्या है? पशु है। क्यों पशु है? क्योंकि पशु के समान वातावरण, परिस्थिति और अचेतन मन से यह परिचालित होता है। ठीक है, तो इस रूप में अगर देखें तो प्रकृतवाद क्या मानता है कि मनुष्य क्या है? पशु है और वह अपने अचेतन मन से परिचालित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृतवादी जीवन दर्शन के अनुसार मनुष्य की सहज वृत्तियां क्या हैं जिनसे उसके कार्यकलाप परिचालित होते हैं? ऑप्शन ए दया और करुणा, ऑप्शन बी नैतिकता और धर्म, ऑप्शन सी संघर्ष और विद्रोह, ऑप्शन डी काम और भूख। प्रकृतवादी जीवन दर्शन के अनुसार मनुष्य की सहज वृत्तियां हैं काम और भूख। इन्हीं के क्रियाकलाप के कारण वो क्या होता है? परिचालित होता है। तो अगर हम देखें तो मनुष्य की जो सहज वृत्ति है काम और भूख की, इनके द्वारा वह परिचालित होता है और प्रकृतवादी जीवन दर्शन यही कहता है। अगला प्रश्न है, कुछ आलोचकों ने किन उपन्यासकारों में भी प्रकृतवादी प्रवृत्ति को लक्षित किया है? ऑप्शन ए प्रेमचंद और जैनेन्द्र, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा और इलाचंद जोशी, ऑप्शन सी अश्क और यशपाल, ऑप्शन डी निराला और पंत। तो कुछ आलोचकों ने अश्क और यशपाल में भी प्रकृतिवादी लक्षण को लक्षित किया है। प्रकृतवादी लक्षण को लक्षित किया है अश्क और यशपाल के उपन्यासों में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जाना प्रकृतवादी उपन्यास क्या होता है। अब जो इनके तीन रचनाकार हैं, चतुर्सेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन। तो सबसे पहले हम जानेंगे चतुर्सेन शास्त्री के विषय में। चतुर्सेन शास्त्री का जो समय है वो 1891 से 1960 है, ये आपने पहले ही देख लिया। प्रश्न है, चतुर्सेन शास्त्री पर किसवाद का गहरा प्रभाव था? ऑप्शन ए मार्क्सवाद, ऑप्शन बी गांधीवाद, ऑप्शन सी अस्तित्ववाद, ऑप्शन डी फ्रायडवाद। तो चतुर्सेन शास्त्री पर किसवाद का गहरा प्रभाव था? सही उत्तर होगा गांधीवाद का। ठीक है, गांधीवाद का प्रभाव था, किंतु गांधी की वैश्विक चेतना से अपने को इन्होंने नहीं जोड़ा था। ठीक है, तो गांधीवाद के कुछ सिद्धांतों को इन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया या उससे प्रभावित हुए हैं, लेकिन वैश्विक चेतना वाली जो बात हमको गांधीवाद में दिखाई देती है वो हम चतुर्सेन शास्त्री के रचनाओं में नहीं देखते हैं। ठीक है, तो वैश्विक चेतना से उन्होंने अपने आप को नहीं जोड़ा है। चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों की अगर हम बात करें तो इनके कुछ उपन्यास हैं जिनको हम देख लेते हैं। पहला उपन्यास है चतुर्सेन शास्त्री का हृदय की परख, जिसका प्रकाशन वर्ष 1918 है। दूसरा है हृदय की प्यास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1931 है। अमर अभिलाषा, प्रकाशन वर्ष 1933 है। वैशाली की नगरवधू, प्रकाशन वर्ष 1948 है। मंदिर की नर्तकी, प्रकाशन वर्ष 1951 है। अपराजिता, प्रकाशन वर्ष 1952 है। आलमगीर, प्रकाशन वर्ष 1954 है। सोमनाथ, प्रकाशन वर्ष 1955 है। वयम रक्षामः, प्रकाशन वर्ष 1955 है। ठीक है, तो ये कुछ उपन्यास चतुर्सेन शास्त्री के हैं। फिर से देखना चाहें तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ठीक।
ठीक है। एक और है, यानी कुछ और उपन्यास हैं इनके। सोना और खून 4 भाग में प्रकाशित है, 57 से 58 इसका प्रकाशन वर्ष है। सह्याद्री की चट्टानें 1959 इसका प्रकाशन वर्ष है। और बिना चिराग का शहर 1960 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो ये सभी उपन्यास चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों में किस चीज़ का स्वच्छंद चित्र प्रस्तुत होता है? ऑप्शन ए धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन बी सामाजिक कुरीतियाँ, ऑप्शन सी राजनीतिक षड्यंत्र, ऑप्शन डी स्त्री पुरुष के यौन संबंध। तो चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों में किस चीज़ का स्वच्छंद चित्र प्रस्तुत होता है? सही उत्तर होगा डी स्त्री पुरुष के यौन संबंध का स्वच्छंद चित्रण चतुर्सेन शास्त्री की रचनाओं में दिखाई देता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। शास्त्री जी के सभी उपन्यासों को तकनीकी दृष्टि से प्रकृतवादी नहीं कहा जा सकता। वे अपनी रहस्यमयी भाव प्रेरित कल्पना से ऐतिहासिक वातावरण का निर्माण करने में पूर्णतः सफल हुए हैं। अतीत के रहस्य लोक की रचना करके शास्त्री जी उस लोक में स्त्री पुरुष के यौन संबंधों का स्वच्छंद चित्र प्रस्तुत करते हैं। संभवतः यौन चित्रों की बहुलता के कारण ही इनकी गणना प्रकृतवादी उपन्यासकारों में की गई है। तो अगर हम देखें तो चतुर्सेन शास्त्री की कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जो ऐतिहासिक कह सकते हैं वर्गीकरण के अंतर्गत आनी चाहिए। तो हम कुछ रचनाओं को उनको उस कैटेगरी में भी पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर हम देखें तो केंद्र में जो इन्होंने उन सभी ऐतिहासिक उपन्यासों के केंद्र में भी जिन यौन कह सकते हैं भावनाओं को, स्त्री पुरुष के यौन संबंधों को जिस कह सकते हैं अधिकांशतः उन्होंने इसी को रचनाओं में स्थान दिया है। इस कारण इनकी जो गणना है वो प्रकृतवादी उपन्यासों में की गई है, ठीक है। अगले रचनाकार हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। इनका समय 1900 से 1967 है, ठीक है। और इनके से संबंधित पहला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का कौन सा उपन्यास 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए चंद हसीनों के खतूत, ऑप्शन बी शराबी, ऑप्शन सी दिल्ली का दलाल, ऑप्शन डी मनुष्यानंद। तो सही उत्तर क्या होगा? दिल्ली का दलाल 1927 में प्रकाशित हुआ था। पांडे बेचन शर्मा उग्र का यह उपन्यास 1927 में प्रकाशित हुआ था। पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को एक बार हम देख लेते हैं। इनके उपन्यास हैं दिल्ली का दलाल प्रकाशन वर्ष 1927, चॉकलेट 1927, चंद हसीनों के खतूत 1924, बुधवा की बेटी 1928, शराबी 1931, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, जी 1937, मनुष्यानंद। और ये जो मनुष्यानंद है यह बुधवा की बेटी का रूपांतरण ही है। फिर फागुन के दिन 4 एक अलग उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष 1960 है। जूहू 1963 एक उपन्यास है, ठीक है। तो मनुष्यानंद के विषय में लिखा है कि यह बुधवा की बेटी का रूपांतरण है, ठीक है। तो ये कुछ उपन्यास किनके हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास हैं, ठीक है। उग्र जी से संबंधित कुछ प्रश्न हम नीचे देखेंगे अभी फिलहाल आगे। तो अभी हम कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। इनकी कुछ जो प्रश्न हैं उग्र जी से संबंधित हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगले जो रचनाकार हैं और अंतिम जो प्रकृतवादी उपन्यासकार हैं वो है ऋषभ चरण जैन। इनका समय 1912 से 1985 है। अगर हम ऋषभ चरण जैन के प्रश्नों को देखें तो सबसे पहला प्रश्न है, ऋषभ चरण जैन का पहला प्रमुख उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है दिल्ली का व्यभिचार, ऑप्शन बी है बुरके वाली, ऑप्शन सी है वैश्यापुत्र, ऑप्शन डी है मास्टर साहब। तो ऋषभ चरण जैन का जो पहला उपन्यास है वह है मास्टर साहब, ठीक है। घ इसका सही उत्तर होगा। ऋषभ चरण जैन का पहला उपन्यास है मास्टर साहब। ऋषभ चरण जैन के सभी उपन्यासों की अगर हम बात करें तो इनके सभी उपन्यास एक साथ हम देख लेते हैं। मास्टर साहब इनका प्रकाशन वर्ष 1927 है, दिल्ली का व्यभिचार 1928 है, बुरके वाली 1928, वैश्यापुत्र 1929, दुराचार के अड्डे 1930, चांदनी रात 1930, सत्याग्रह 1930, गदर 1931, भाग्य 1931, भाई 1931, रहस्यमयी 1931, मधुकरी 1933, चंपाकली 1935, बुर्दा फरोश, आई थिंक बुरका फरोश होना चाहिए, बुर्दा फरोशी है, ठीक है। 1936, मंदिर दीप 1936, हर हाइनेस
सर हाइनेस, हर हाइनेस लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। हर हाइनेस 1938, मैखाना 1938 और 3 इक्के 1940। तो ये सभी उपन्यास ऋषभ चरण जैन के उपन्यास हैं और इनका जो पहला उपन्यास था वो मास्टर साहब है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस उपन्यासकार ने नारी के संबंध में विचार व्यक्त करते समय दयनीय ढंग से रूढ़िवादी होने का भाव प्रकट किया है? ऑप्शन में है चतुरसेन शास्त्री, ऑप्शन बी उग्रजी, ऑप्शन सी ऋषभ चरण जैन, ऑप्शन डी अश्क। तो यहाँ से जो हम प्रश्न देख रहे हैं वो उग्रजी से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है। तो किस उपन्यासकार ने नारी के संबंध में विचार करते समय दयनीय ढंग से रूढ़िवादी होने का भाव प्रकट किया है? उग्रजी, ठीक है। तो प्रकृतिवादी में 3 उपन्यासकार थे, चतुरसेन शास्त्री और पांडेबेचन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन। तो ऋषभ चरण जैन और पांडेबेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को हमने देख लिया, अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ पे था कि नारी के संबंध में विचार करते समय दयनीय ढंग से रूढ़िवादी होने का भाव प्रकट किया है उग्र जी ने। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उग्र जी ने किया है नारी के विषय में यह विचार, ठीक है। क्या विचार किया है वह भी हम देख लेते हैं। अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत पढ़ी लिखी उग्र की जी कहती है। एक मिनट, हाँ। अगर हम देखें तो ये जो प्रश्न पूछा गया है, किस उपन्यासकार ने नारी के संबंध में विचार करते समय दयनीय ढंग से रूढ़िवादी होने का भाव प्रकट किया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उग्र जी, ठीक है। और इन्होंने क्या कथन किया है जिसके कारण वो रूढ़िवादी दिखाई दे रहे हैं, या नारी के संबंध में उनके जो विचार हैं वो सही या उचित नहीं दिखाई देकर वो रूढ़िवादी दिखाई दे रहा है। तो वो जो कथन है वो हमने प्रश्न 12 में ही शामिल किया है, ठीक है। तो प्रश्न 12 जो है वह उनके यानी उग्र जी का वह कथन है जिसके संदर्भ में प्रश्न 11 है, ठीक है। तो प्रश्न 12 में पूछा जा रहा है, बाहर जब भी स्त्री घूमेगी पुरुष से उसे खतरा रहेगा। बात बात में गर्भ धारण करने और अपने रक्त मांस से स्वतंत्रता का मोल चुकाने का ये कथन किस लेखक का है? ऑप्शन में है यशपाल, ऑप्शन बी अश्क, ऑप्शन सी उग्र जी और ऑप्शन डी जैनेन्द्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उग्र जी। अब हम इसे कथन के माध्यम से समझते हैं, यानी जो पहला जो उनका जो कथन था, यानी जो प्रश्न हमने देखा था उसमें यह कहा जा रहा था कि नारी के संदर्भ में उग्र जी ने कुछ ऐसा कथन दिया है अपने उपन्यास में जिसके कारण वो रूढ़िवादी सिद्ध हो रहे हैं। और उनका वह कथन है कि बाहर जब ही स्त्री घूमेगी पुरुष से उसे खतरा रहेगा। बात बात में गर्भ धारण करना और अपने रक्त मांस से स्वतंत्रता का मोल चुकाने का यह जो कथन है यह उग्र जी का है, ठीक है। तो ये कथन पूरा इसमें नहीं दिया गया है इस पुस्तक में। तो आपको अगर ये कथन कहीं मिलता है और इसमें संदर्भ दे दिया गया है जी उपन्यास, ठीक है। ये जो कथन है यह जी उपन्यास में दिया गया है, ठीक है। तो जब कभी अगर आप ये उपन्यास पढ़ते हैं तो आप पूरा जो वो कथन है वो ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। यहाँ फिलहाल इस कथन को ही दिया गया है, संदर्भ क्या है यह नहीं बताया गया है, ठीक है। ऊपर जो हमने तथ्य देखा था इस तथ्य को भी देख लेते हैं। जी उपन्यास से यह भी कथन है, ठीक है। जी कथन उपन्यास से कथन नहीं है। अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत पढ़ी लिखी उग्र जी की जी कहती है, कुल मिलाकर मुझे मालूम पड़ा कि उत्तमतम नारी के लिए मानव समाज में व्यभिचारी पुरुष की अंकशायनी बनने के सिवा और कोई गति नहीं है। इस कथन में सदियों की पीड़ाजन्य निराशा ने उसे नियतिवादी बना दिया है। उसके संघर्षशील विद्रोही रूप की झलक यहाँ नहीं मिलती है। तो यह जो कथन है यानी जी उपन्यास में पूरी तरीके से जो रूढ़िवादी जो सोच है वो नारी के प्रति वो और मतलब दिखाई दे रही है, और उग्र जी उसे और शब्द देकर कह सकते हूँ कि उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, या फिर खैर जब हम उपन्यास पढ़ेंगे तभी इसके संदर्भ में कुछ कहा जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ जो रूढ़िवादी सोच की बात हो रही है तो वो जो उपन्यास है वो कहीं ना कहीं उपन्यासकार की अपनी विचार भी हो सकती है, उनके अपने विचार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो यह उपन्यास भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो इस उपन्यास को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो भी देख लेते हम।
प्रकृतवादी उपन्यास वाले सेक्शन से ही है। प्रकृतवादी उपन्यासों के जनक यानी फादर ऑफ नेचुरलिस्टिक नॉवेल्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी जोला, ऑप्शन सी बाल्जाक और ऑप्शन डी फ्लाबर्ट। तो सही उत्तर क्या होगा? प्रकृतवादी उपन्यासों के जनक हैं जोला। ठीक है। अगला प्रश्न है, जोला ने लेखकों का क्या धर्म बताया है? ऑप्शन ए जीवन के नैतिक मूल्यों का चित्रण करना, ऑप्शन बी कलात्मक सौंदर्य का वर्णन करना, ऑप्शन सी सामाजिक सुधार का संदेश देना, ऑप्शन डी जीवन के गंदे से गंदे और कुरूप चित्र खींचना। तो जोला ने लेखकों का धर्म बताया है कि जीवन के गंदे से गंदे और कुरूप चित्र खींचना लेखकों का यह धर्म है। कथन देख लेते हैं इनका। यह जोला ने व्यवस्था दे रखी है कि लेखकों का धर्म है कि वे जीवन के गंदे से गंदे और कुरूप चित्र खींचे। मनुष्य की नैतिक दुर्बलताओं, रोगों और विकृतियों का वर्णन करते समय उन्हें कोई भी अंश छोड़ना नहीं चाहिए। तो जोला एक प्रकृतिवादी उपन्यास की प्रवृत्ति को दर्शा रहे हैं अपने इस कथन के माध्यम से। अगला जो प्रश्न है वो है, बाद में गिरती दीवारें और गर्मराख उपन्यास को प्रकृतिवादी उपन्यास माना गया। इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए जैनेन्द्र, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी अश्क, ऑप्शन डी फणीश्वरनाथ रेणु। तो अगर देखा जाए तो उपेंद्रनाथ अश्क के इन दो उपन्यास को, ठीक है, गिरती दीवारें और गर्मराख को भी प्रकृतवादी माना गया। हमने प्रकृतवादी उपन्यासों वाले वर्गीकरण में सिर्फ 3 रचनाकारों को देखा था, चतुरसेन शास्त्री, दूसरे हैं पांडेबेचन शर्मा उग्र और तीसरे हैं ऋषभचरण जैन। यहाँ अश्क की भी बात हो रही है कि अश्क की जो 2 रचना है गिरती दीवार और गर्मराख, इन दोनों में प्रकृतवादी उपन्यासों की प्रवृत्ति को देखा गया है और इस कारण इन दोनों उपन्यासों को प्रकृतवादी उपन्यास कहा गया है। अगला प्रश्न है, शिवदान सिंह चौहान ने उपेंद्रनाथ अश्क के किस उपन्यास को प्रकृतवादी माना है? ऑप्शन ए गिरती दीवार, ऑप्शन बी गर्मराख, ऑप्शन सी बड़ी बड़ी आंखें, ऑप्शन डी पत्थर अल पत्थर। सही उत्तर क्या होगा? शिवदान सिंह चौहान उपेंद्रनाथ अश्क के गर्मराख को, ठीक है, 2 उपन्यास थे अश्क के, इन दोनों उपन्यास को प्रकृतवादी कहा गया। लेकिन गर्मराख को उपन्यास मानने वाले कौन हैं प्रकृतवादी? वो है शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, पंडित नंद दुलारी वाजपेयी ने उपेंद्रनाथ अश्क के किस उपन्यास को प्रकृतवादी माना? ऑप्शन ए गर्मराख, ऑप्शन बी गिरती दीवार, ऑप्शन सी शहर में घूमता आईना, ऑप्शन डी एक रात का नरक। तो नंद दुलारी वाजपेयी ने गिरती दीवार को माना है। ठीक है, तो अब इन दोनों प्रश्नों के माध्यम से निष्कर्ष क्या निकला कि पहले तो अश्क के इन 2 उपन्यास को प्रकृतवादी माना गया। दूसरी चीज़ कि गर्मराख को शिवदान सिंह मान रहे हैं और गिरती दीवार को नंद दुलारी मान रहे हैं। ठीक है, तो अश्क के दोनों उपन्यास को प्रकृतवादी माना गया। कौन से 2 उपन्यास हैं? गिरती दीवारें और गर्मराख। गर्मराख को मानने वाले प्रकृतवादी कौन है? शिवदान सिंह चौहान। और गिरती दीवारें को मानने वाले हैं नंद दुलारी वाजपेयी। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? उपेंद्रनाथ अश्क की अप्रोच यथार्थवादी है और वर्णन प्रकृतिवादी है। ऑप्शन ए शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन बी उग्र, ऑप्शन सी नंद दुलारी, ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। तो यह कथन राजेंद्र यादव का है। राजेंद्र यादव क्या कह रहे हैं कि उपेंद्रनाथ अश्क का जो अप्रोच है वो यथार्थवादी है, लेकिन जब वर्णन करते हैं तो वह प्रकृतवादी हो जाता है। अप्रोच यथार्थवादी है और वर्णन प्रकृतवादी है, यह कहने वाले कौन है? राजेंद्र यादव। किसके विषय में कह रहे हैं? उपेंद्रनाथ अश्क के विषय में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कला यथार्थ को देख लेना या दिखा देना नहीं है, कलात्मक प्रयोजन से यथार्थ उत्पन्न कर सकना या उसका उपयोग कर सकना ही कला है। यह कथन किस लेखक का है? ऑप्शन ए अश्क का, ऑप्शन बी चतुरसेन शास्त्री का, ऑप्शन सी यशपाल का, ऑप्शन डी उग्र का। कला यथार्थ को देख लेना या दिखा देना नहीं है, कलात्मक प्रयोजन से यथार्थ उत्पन्न कर सकना या उसका उपयोग कर सकना ही कला है। यह कथन है यशपाल का। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यशपाल। अगला प्रश्न है, स्वातंत्रोत्तर युग में किस विचारधारा ने प्रकृतवादी यथार्थ की धारा को अंतर्भुक्त कर लिया है? ऑप्शन ए केवल मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद ने, ऑप्शन बी केवल समाजवादी यथार्थवाद ने, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद और सामाजिक यथार्थवाद दोनों, ऑप्शन डी प्रयोगवाद और नई कविता ने। तो स्वातंत्रोत्तर युग में अगर हम बात करें कि स्वतंत्रता के बाद प्रकृतवादी जो उपन्यास है
इसे अंतर्भुक्त किया है मनोवैज्ञानिक यथार्थ और समाजवादी यथार्थ दोनों। तो ग इसका उत्तर सही होगा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में, इसमें संदेह नहीं कि प्रकृतवादी उपन्यासकारों ने यथार्थ के नाम पर मानव जीवन की विकृतियों को प्रत्यक्ष किया है। उनका उद्देश्य जो भी रहा हो, किंतु इनके द्वारा मन पर स्वस्थ प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं की जा सकती। यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये लेखक अपने चित्रणों में तटस्थ और निसंग रहे हैं। इन लोगों ने रस लेकर व्यभिचार के विविध रूपों का वर्णन किया है। तो प्रकृतवादी उपन्यास के संदर्भ में रामचंद्र तिवारी का यह कथन महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक प्रवृत्ति का नाम लेकर अगर हम रचना में कुछ भी लिख रहे हैं या किसी का यथार्थ चित्रण कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका जो प्रभाव हो वो समाज पर स्वस्थ प्रभाव ना पड़े, और इसी को रेखांकित रामचंद्र तिवारी यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रकृतवादी उपन्यास की जितनी भी रचनाएं हैं या जो भी रचनाएं इस वर्गीकरण के अंतर्गत समाहित होती हैं, उन सभी रचनाओं का जो प्रभाव है वो समाज पर स्वस्थ प्रभाव डालने वाला नहीं है। तो इस कारण इन्होंने यह जो कथन दिया है रामचंद्र तिवारी ने, वो उसके पीछे का कारण यही रहा है। ठीक है, तो अगला जो वर्गीकरण है वो व्यक्तिवादी उपन्यास का है, और व्यक्तिवादी उपन्यास के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं भगवती चरण वर्मा को, अश्क को, भगवती प्रसाद वाजपेयी को, रामेश्वर शुक्ल अंचल को और उषा देवी मित्रा को। ठीक है, तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। व्यक्तिवादी उपन्यास हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।